हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों? कैसी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है? उम्मीद है हमारे सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, इस समय हम आप लोगों को आंसर सेट करा रहे हैं। आज हम आपके सामने 2020 का सेट 3 कोड है हमारा XU, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सभी बच्चे अपना आंसर सेट अपने हाथ में ले लें और 2020 का सेट 3 खोल लें। सेट कोड है XU। ओके, तो अग्रवाल के आंसर सेट को अपने हाथ में लेना है सबको। अग्रवाल आंसर सेट से ही मैं सोल्यूशन करा रहा हूं और सेट 3 में आ जाते हैं। कोड है XU, जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका ऑप्शनल, बहुविकल्पी देखना है इसका। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? बेटा, सबको पता है विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है जूल प्रति कूलम इज द राइट आंसर। अब इसके बाद हम लोग, तो इसका पहला ऑप्शन हो गया जूल प्रति कूलम, इसका पहला ऑप्शन। फिर इसके बाद हम लोग खा में आ जाएंगे। खा नंबर में देखेंगे, एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध दिया गया है। भाई, रेजिस्टेंस दिया गया है। रेजिस्टेंस दिया गया है कैपिटल R इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10%। ये किसी भी रेजिस्टेंस पर ये लिखा हुआ है कि भाई इसका मान 45 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10%। तो कह रहे हैं बताइए उस कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर जो कलर्स के कोड बने होंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा, यानी उन रंगों का क्रम क्या होगा जो कलर उसके ऊपर रिप्रेजेंट किए गए हैं, उसके ऊपर बनाए गए। ओके, तो आपको बेटा ध्यान है, मैंने आपको एक कलर कोड पढ़ाया था, BB रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। ये कलर कॉम्बिनेशन का कोड था। ये हमारा ब्लैक था, ब्राउन था, रेड था, ऑरेंज था, येलो था, ग्रीन था, ब्लू था, वायलेट था, ग्रे और व्हाइट था। ये कलर का कॉम्बिनेशन था, कलर का कोड था। इनके हम लोग नंबर्स अलॉट कर देते थे। ये बेटा हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9। कलर के कोड्स देख लीजिए, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे और व्हाइट। ये कलर्स के नेम्स हैं। ठीक, अब इनकी पावर्स लिखते थे 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 10⁻1। राइट, सबको मैंने बेटा एक कोड कहा रखे हैं। सभी बच्चे इन कोड्स को नोट कर लेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। अब बेटा सबसे पहला कलर हमें 4 नंबर पे लेना है। भाई 4 नंबर देखिए, 1 2 3 0 1 2 3 4, ये आ गया 4 नंबर। तो 4 नंबर पे बेटा कौन सा कलर है? येलो कलर है। येलो कलर का मतलब कौन सा कलर हो गया? पीला कलर हो गया। येलो कलर का मतलब क्या होता है? पीला। येलो मीन्स पीला, पता है सबको। दूसरी डिजिट है हमारी 5। दूसरी डिजिट कौन सी है? 5 है। 5 नंबर पे देखिए बेटा कौन सा कलर आ रहा है? 5 नंबर पे कलर आ रहा है ग्रीन। तो पीला के बाद हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन माने क्या हो गया? हरा। तीसरे कलर में है नीला। नीले में हमें 10 की पावर लेनी है। नीले में हमें क्या लेनी है? 10 टू पावर लेनी है। देखो ये 10⁻6 यहां पे आ रही है। ये कलर हो गया नीला। नीला कलर हो गया 10⁻6 का रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद 10% है, प्लस माइनस 10%। कहा गया भाई? ये प्लस माइनस 10%।
अगर 10% है तो किस कलर का होगा? सिल्वर कलर, यानी चांदी का कलर। 5% अगर होता तो गोल्डन कलर हो जाता, और अगर नो कलर होता तो 20% हो जाता। इज इट राइट? तो ये बेटा हो गया पीला, हरा, नीला और चांदी का कलर हो गया। कोई समस्या किसी को? तो आप अपने ऑप्शंस को जब मैच करेंगे तो आपके ऑप्शंस में देखिए पीला, हरा, नीला, चांदी, बेटा पहला ही ऑप्शन हम लोगों को सही मिल गया। तो जो पहले का खा पार्ट है इसका पहला ही ऑप्शन सही है। तो आपको ध्यान देना है, जो पहली दो संख्याएं हैं उन्हें हमें इन कोड से मेजरमेंट करना है। जो पावर है 10 की उसे हमें नीचे वाली कोड से फाइंड करना है, और जो प्लस माइनस है वो मैंने आपको बताया कि अगर सिल्वर कलर है तो 10%, गोल्डन कलर है तो 5%, और नो कलर है तो 20%। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर खा का सॉल्यूशन हो गया। सभी बच्चे इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैंने रफ कर दिया। अब हम लोग आते हैं इसके गा नंबर में। गा नंबर में देखो बेटा क्या कहा गया है? गा नंबर में कहा गया है 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली। ठीक है भाई, 10 ओम की एक प्रतिरोध की कुंडली है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है R बराबर कितना है बेटा? ये 10। 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व है इसका, यानी स्वप्रेरण गुणांक इसका कितना है? 10 हेनरी इसका स्वप्रेरकत्व गुणांक 50 वोल्ट के सप्लाई वोल्टेज से जोड़ दी गई है। तो ये बेटा 50 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज से हमने इसको ऐड कर दिया। जब 50 वोल्ट से आपने ऐड किया तो ये कहने बताइए कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो सबको पता है बेटा कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 L I0 स्क्वायर होता है। पता है सबको? U इज इक्वल टू 1/2 L I0 स्क्वायर होता है। L स्वप्रेरण गुणांक है और I0 कुंडली में प्रवाहित अंतिम स्थायी धारा है। क्या है? अंतिम स्थायी धारा। I बराबर V अपना होता है। तो इससे हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वोल्टेज है हमारा 50 और R की वैल्यू कितनी है? 10। तो स्थायी धारा कितनी आ गई? स्थायी धारा आ गई 5 एम्पीयर। तो U इज इक्वल टू हो गया 1/2, L की वैल्यू 10 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। तो ये हमारा हो जाएगा 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 125। इसका मतलब कुंडली में संचित जो ऊर्जा है वो 125 जूल आ गई, और 125 जूल बेटा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फर्स्ट पार्ट इसका सही है। इज इट राइट? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर घ में। पहले के घ में आ जाएंगे। पहले के घ में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं। कागज की शीट पर एक स्याही का धब्बा है। एक कागज है, उस कागज पे एक इंक का स्पॉट बना हुआ है। धोखे से इंक उस पर गिर गई होगी तो एक इंक का उस पर स्पॉट बना हुआ है। ठीक, धब्बे के ऊपर एक 6 सेंटीमीटर मोटा और 1.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला एक कांच का गुटका रख दिया गया उस धब्बे के ऊपर। ऐसे रख दिया गया, गुटका पीस रख दिया गया उसके ऊपर। जब उसको देखा गया तो कह रहे बताइए भाई उसका प्रतिबिंब कहां दिखाई पड़ेगा? उसका प्रतिबिंब कहां दिखाई पड़ेगा? तो गुटके की जो वास्तविक मोटाई है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि 1.5 अपूर्णांक का रखा गया है, तो वास्तविक मोटाई उसकी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी है? 1.5। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? उसका आभासी विस्थापन फाइंड कर लेंगे। यानी वो जो धब्बा है उस धब्बे का आभासी विस्थापन हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, कितनी दूरी पर बनेगा। तो आभासी आपको पता है d डैश बराबर कितना हो जाएगा? d/n का मतलब कितना हो गया? 6/1.5। ये डेसिमल हटाएंगे, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो आभासी विस्थापन कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं बताइए धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन कितना हो जाएगा?
तो गुटका कितना था 6 सेंटीमीटर, आभासी विस्थापन कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो धब्बा है वो नीचे से ऊपर कितना शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। तो डी डबल डैश बराबर हम ले लेंगे 6 माइनस, तो डी डबल डैश बराबर 6 माइनस 4 यानी 2 सेंटीमीटर। कितना ले लेंगे 6 माइनस 4 यानी 2 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है 2 सेंटीमीटर इसका आंसर। इज इट राइट? तो बच्चों आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टू बी राइट। अब आइए हम लोग चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 11 अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में आते हैं। 2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज जिनको हम लोग कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं, एक समतल तरंगदैर्घ्य की और एक समान आवृत्ति की, एक समान वेग की, नियत कालांतर की, तो इसके दोनों आंसर हम लगा सकते हैं। एक समतल तरंगदैर्घ्य भी लगा सकते हैं और एक समतल आवृत्ति भी लगा सकते हैं। इनमें दोनों पार्ट में कोई भी आप टिक कर सकते हैं या दोनों लिख दें, दोनों ही इसके आंसर ठीक। घ नंबर में आइए। एक अर्धचालक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, बैटरी और प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजित कर दी गई है, बैटरी और रेजिस्टेंस के साथ। परिपथ में धारा प्राप्त हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग इन्होंने कहा शून्य हो जाती है। तो डिवाइस क्या हो सकती है बेटा? डिवाइस पीएन जंक्शन हो सकती है। मैंने आप लोगों को जब पीएन संधि पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यह डिवाइस कौन सी हो सकती है? पीएन संधि हो सकती है, पीएन जंक्शन हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन के सभी 6 पार्ट आपके सामने हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। हो गया बच्चों सबका? बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट इसका देखते हैं। पहला पार्ट चेक करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है? बेटा मैंने आपको पढ़ाया था चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को हम यूएम से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे यूएम से 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होता है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है यूएम इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। सभी बच्चे इसको नोट कर लें। 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसका खा नंबर में कहा गया है कि परस्पर लंबवत लगे हुए वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एक, ये तो तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताना है। बच्चों एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र सबको पता है। F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इससे हम लोग अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। मात्रा क्या होगा? देखिए इसका डीएफ लिख लेते हैं। कूलॉम का Q बराबर IT, Q बराबर IT, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर, I स्क्वायर T स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा। बल का क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2 हो जाएगा। R स्क्वायर का L2 हो जाएगा। चलिए ऊपर वाली डीएफ लिख दी जाए, एक साथ ही यहीं पे लिख देते हैं। Q बराबर IT, Q बराबर IT कितना हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा T स्क्वायर। ये बेटा ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, L2 में L पावर ऐड हो जाएगी, L3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो T की पावर 4 हो जाएगी और A की पावर 2 हो जाएगी। तो M -1 हो जाएगा, L -3 हो जाएगा, T 4 हो जाएगा और A 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका
डीएफ आ जाएगा, यानी इसका डायमेंशन फार्मूला, राइट। फिर हम लोग इसके बाद गा नंबर में आ जाते हैं। इसका गा नंबर देखते हैं। गा नंबर में कहा गया था कि परस्पर लंबवत लगे हुए वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधे चला जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई और बी के पदों में हमें बताना है। बेटा इन्होंने कहा कि दो फील्ड एक साथ लगे हुए हैं और परस्पर लंबवत लगे हुए हैं, यानी अगर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लगा हुआ है। बोथ फील्ड्स आर एक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे हैं। इन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है बेटा वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जा रहा है। भाई आप जानते हो अगर इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उसका पथ परवलयाकार होता है, अगर इलेक्ट्रॉन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। लेकिन ये कह रहे हैं ना उसका पथ परवलयाकार हो रहा है और ना ही उसका पथ वृत्ताकार हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चला जा रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन पे चला जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसका जो चुंबकीय बल लग रहा है वो वैद्युत बल के मान के बराबर है, अर्थात वैद्युत बल और चुंबकीय बल इक्वल। वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, एफ लॉरेंट बल, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा का मान 90 है, साइन 91 हो जाएगा तो एफ एम बराबर क्यू वी बी हो जाएगा। और वैद्युत बल कितना होता है, वैद्युत बल होता है एफ ई बराबर क्यू से क्यू कट, तो इससे बेटा हमारा v का मान निकल जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा e अपान v। तो ये इसकी वेलोसिटी इससे फाइंड हो जाएगी, यानी वेग का सूत्र इससे निकल आएगा। अब आइए इसके बाद हम चलते हैं इसके घा नंबर। बच्चों इसका घा नंबर देखा जाए, यानी इसका फोर्थ पार्ट हम और द पार्ट फोर्थ पार्ट इसका हम लोग चेक करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसके बाद इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका हम लोग चेक करें। फोर्थ पार्ट को जब आप देखेंगे इसमें उन्होंने कहा ध्रुवण कोण का मान क्या होगा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन फाइंड करना जब आपतित अध्रुवित प्रकाश √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतया ध्रुवित होता है। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, n इज इक्वल टू दिया गया है √3। बेटा आप सबको पता है ब्रूस्टर लॉ से n इज इक्वल टू tan IP होता है, √3 इज इक्वल टू ये tan IP आ जाएगा, √3 tan में किसका मान होता है 60 का, तो ये आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू tan IP, दैट इज IP इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी इसका ध्रुवण कोण 60 डिग्री आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग इसका एक अंगा नंबर भी देख लेते हैं, यानी फिफ्थ पार्ट इसका देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहा गया भाई हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा -13.6 eV, तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। बच्चों सबको पता है En इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n, तो En इज इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन और n की वैल्यू उन्होंने 3 दे रखी, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा 9 से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 9 बन जा 9 हो जाएगा, 4 बचेगा 46, 9 45 हो जाएगा और 9 हो जाएगा 9, यानी बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1.51 माइनस, ये माइनस का 1.5 इसका आंसर आ गया। ओके, अब इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट में देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में उन्होंने कहा है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। बेटा मैंने आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रेक्शन पढ़ा रखा है, विवर्तन मैंने आप सभी बच्चों को पढ़ाया। विवर्तन क्या है कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें, जब भी कोई प्रकाश तरंग किसी संकीर्ण रेखा छिद्र से गुजरती है, किसी नैरो स्लिट से पास होती है, ठीक है ना, तो वो या किसी अवरोध से होकर गुजरती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं किसी ऑफ स्केल से गुजरती है, किसी ऑपेक्यू से गुजरती है, डेपार्चर से गुजरती है, तो उसके किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है, ठीक है ना। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी नैरो स्लिट से पास होती है तो उसके एजेस से
पार्सली बेंट कर जाती है, यानी प्रकाश जब किसी संकीर्ण रेखा छिद्र या अवरोध से होकर गुजरता है तो उस अवरोध अथवा रेखा छिद्र के किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो प्रकाश का जो ये आंशिक रूप से मुड़ जाना ही है, यही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। विवर्तन की व्याख्या हम लोग हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर करते हैं, सब बच्चों को पता है। इज इट राइट? तो इस तरीके से बेटा आज हमने इस सेट के 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। सभी बच्चे इनको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लें, नोट्स बना लें और इनकी प्रैक्टिस भी करें। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके आपको और भी इस सेट के क्वेश्चंस का सलूशन देंगे, कराएंगे। तो उम्मीद है हमारे सभी बच्चों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो अपना कमेंट जरूर लिखें। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो मैं किसी दिन सभी डाउट्स को एक साथ क्लियर कर दूंगा। तो इस तरीके से सभी बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।